नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरबीआई की रिपोर्ट पर मचा बवाल। विपक्ष ने पूछा कि लाखों करोड़ों कहां हो गए गायब, और निशाने पर आ चुकी है मोदी सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महामारी के बीच रेलवे बड़े पैमाने पर छंटनी को है तैयार। 13,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कहा कि जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में चुभा रही है खंजर। उधर सिसोदिया बोले कि संकट के समय हो रहा था पोल मैनेजमेंट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाए, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आरबीआई की रिपोर्ट का मचा बवाल। विपक्ष ने पूछा लाखों करोड़ों कहां हुए गायब, निशाने पर मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट से बैंकों की ठगी को लेकर हुए खुलासे ने राजनीतिक हलकों में कोहराम मचा दिया है। विपक्ष अब सरकार से पूछ रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस तरह लूटी गई, आखिर वह पैसा कहां है। इधर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा तथा आंकड़े पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार के समय बैंकों से ठगी के मामले में 2014-15 की तुलना में तेजी से बढ़े हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो 2020-21 में 1.38 लाख करोड़ की ठगी बैंकों से की गई और मोदी सरकार देखती रही। 2014-15 और 2020-21 के बीच ठगी की कुल रकम का अंतर 57% CGR की दर से बढ़ी है। जब लोन मोरेटोरियम लागू किया गया तब ठगी की राशि 1,38,422 करोड़ रुपए थी। औसतन वर्ष 2018-19 में 10.5 करोड़ रुपए से बढ़कर यह राशि 21.3 करोड़ रुपए तक हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर 3 सवाल दागे। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पूछा कि पिछले 7 सालों में लगातार हो रही बैंकों से ठगी के मामलों में मोदी सरकार क्या कर रही है, ठगी की इस रकम को वापस लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और ऐसे ठगों से सरकार ने कितना पैसा वसूला। एसबीआई के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना महामारी के कारण मई महीने में हर हफ्ते $8 अरब का घाटा उठाना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक मोटे अनुमान के तहत लगभग 5.4 लाख करोड़ के नुकसान की उम्मीद की जा रही है। एफएमसीजी क्षेत्र में 16% की गिरावट देखी गई है, जिससे जीडीपी में 2.4% से लेकर 3% तक की गिरावट दर्ज होगी। मूडीज के अनुसार जीडीपी का औसत अनुमान 9.3%, क्रिसिल के अनुसार 8.2% और नोमुरा के अनुसार 10.8% है। जरूरी सामान की बिक्री घाटी है। वर्ष 2020-21 में विनिर्माण के क्षेत्र में 32% रोजगार कम हुआ है, जिससे यह आशंका सताने लगी है कि देश की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लग चुका है और इससे बाहर निकलना आसान नहीं, क्योंकि बाजार में मांग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी के बीच रेलवे बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी में 13,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। जी हां दोस्तों, ऐसे समय में जब देश सदी के सबसे विनाशकारी महामारी का सामना कर रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले भारतीय रेलवे ने 13,000 से अधिक पदों पर छंटनी करने की योजना बनाई है। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि छंटनी की प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा की गई नौकरियों की जनगणना पर आधारित है। सूत्रों के अनुसार छंटनी के पीछे तर्क यह है कि रेलवे अपने कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है, जिससे मौजूदा और पुराने कर्मचारी संभालने में सक्षम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने प्रत्येक रेलवे जोन से कुछ पदों को सरेंडर करने को कहा है, ताकि नई रिक्तियां सृजित की जा सके। पता चला है कि रेलवे में अंदर खाने चल रही इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलने पर कुछ यूनियनों ने इस विचार का विरोध किया है, लेकिन विरोध के बावजूद रेलवे ने खत्म किए जाने वाले पदों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक सूत्र ने बताया कि कुछ यूनियनें इसे लेकर प्रदर्शन आदि की योजना बना रही है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते ऐसा नहीं हो पाया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते भी यूनियनों ने अपने प्रदर्शन की योजना फिलहाल टाल दी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को ही जारी वार्षिक रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रेलवे में लगभग 2,85,258 खाली पद थे। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में रेलवे में लगभग 4 लाख पद रिक्त हैं। हालांकि भारत में बेरोजगारी दर 7.11% तक पहुंचने के बावजूद, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है, रिक्त पदों को भरने के लिए कोई योजना नहीं है। छंटनी की योजना का विरोध करते हुए सीपीएम नेता ई करीम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से लेबर साइंस और पदों को खत्म करने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि सभी मौजूदा रिक्तियों को युद्ध स्तर पर भरने का काम शुरू किया जाए, ताकि रेलवे के सुरक्षित संचालन में मदद मिले। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि रेलवे का यह कदम निश्चित रूप से रेलवे के सुचारू कामकाज को प्रभावित करेगा और रेलवे के पूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। केंद्र सरकार से केरल सरकार से सीख लेने की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार और रेलवे को केरल सरकार की इस नीति को एक रोल मॉडल के रूप में मानना चाहिए और इस मुद्दे को हल करने के लिए उस लाइन पर काम करना शुरू करना चाहिए जिसे कोविड के कारण बढ़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए भर्ती अभियान शुरू करने की बात की जा रही है।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते रेलवे के 2500 से अधिक कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है और लगभग 1000 रेल कर्मचारी हर दिन कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि एक अनौपचारिक अनुमान से पता चलता है कि जिन लोगों ने महामारी के कारण दम तोड़ दिया उनकी संख्या मंत्रालय के दावे से कहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने कहा, जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में चुभा रहा खंजर। उधर सिसोदिया बोले, संकट के समय हो रहा था पोल मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाते हुए जमीनी हालात को ध्यान में रखकर बदलाव करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी टीकाकरण नीति और उसके आवंटन को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। दुखद सच, बीते दिनों कई कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहाँ टीकों की आपूर्ति में कटौती की शिकायत की थी। टीकों की कमी की वजह से कई राज्यों ने 18 से लेकर 44 साल तक के व्यक्तियों का टीकाकरण रोकने की बात भी कही थी। राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के नेता कोरोना प्रबंधन में अपनी गलतियां छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहते हैं। पूरे देश में जब वैक्सीन लगाने और ज्यादा आपूर्ति करने की जरूरत थी तब सरकार इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में जुटी हुई थी। आज जब अरविंद केजरीवाल टीकाकरण अभियान को तेज गति से चलाना चाहते हैं तो भाजपा के नेता उन्हें गालियां देते हैं। आगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी जेपी नड्डा तो कभी मनोहर लाल खट्टर और दूसरे भाजपा नेता अरविंद केजरीवाल को गालियां देते हैं। पहले इन्होंने दिल्ली के लोगों की ऑक्सीजन रोक दी, फिर अरविंद केजरीवाल लड़कर दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन लेकर आए और लोगों की जानें बचाई। जब तक दिल्ली के लोगों के लिए पूरी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम मांगते रहेंगे, चाहे कितनी भी गाली दो। बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जल्दी जल्दी टीका लगाकर अपना स्टॉक खत्म कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर करने के इस बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी, जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे। मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना। करते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल इंडिया की सच्चाई, कोविन ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, कहा आप जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी वयस्कों यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि इस साल के अंत तक 30-40% ही आबादी को टीका लगाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नहीं हैं। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पर सवाल उठाते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस इस रविंद्र भट्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन पर पंजीकरण करना होता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप पर पंजीकरण शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है? आप उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे करते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि आप कहते रहते हैं कि स्थिति गतिशील है, लेकिन आपको वास्तविक स्थिति को देखना होगा। आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, भारत में डिजिटल साक्षरता पूर्ण से बहुत दूर है। मैं ई समिति का अध्यक्ष हूँ, मैंने उन समस्याओं को देखा है जो इससे पीड़ित हैं। आपको लचीला होना होगा और आपको जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि हम नीति नहीं बदल रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि कृपया जागें और कॉफी को सूंघें और देखें कि देश भर में क्या हो रहा है। वहीं कोर्ट ने कहा कि नीति निर्माता जमीनी हालात से अवगत रहें, एक डिजिटल विभाजन नजर आ रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राज्यों की ओर से टीकों की खरीद के लिए कई ग्लोबल टेंडर जारी किए जा रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है? इस पर केंद्र ने न्यायालय को बताया कि टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र की फाइजर जैसी कंपनियों से बात चल रही है, अगर यह सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय सीमा भी बदल जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को सूचित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीज, मगर केंद्र ने दूसरों देशों में भेज दी ऑक्सीजन। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ती जिंदगियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की है और केंद्र सरकार को इसके लिए लापरवाह बताया। ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत दुनिया में ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है, लेकिन फिर ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण से दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और लिखा, केंद्र सरकार की लापरवाही ने हिंदुस्तान के लोगों को एक सांस के लिए तरसा दिया है। ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद हमारे कई नागरिकों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई। उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र को मालूम था कि गंभीर होने वाली है स्थिति। प्रियंका गांधी की ओर से जारी वीडियो में कहा गया
गया। भारत की प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हर अस्पताल को 8,944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इसका मतलब है कि हम सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की स्थिति में थे। कांग्रेस ने कहा, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैंकरों की संख्या देश में 2000 से भी कम है और केंद्र सरकार को इसकी जानकारी थी। उन्हें पता था कि स्थिति गंभीर होने वाली है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं की। दोगुनी ऑक्सीजन दूसरे देशों में किया निर्यात। प्रियंका गांधी ने वीडियो के हवाले से कहा, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कोरोना संक्रमण के बीच देश एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था, तब केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में पहले से दोगुनी ऑक्सीजन दूसरे देशों में निर्यात कर दी। जब मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे थे, तब सरकार ने ऑक्सीजन के दामों पर भी नियंत्रण नहीं लगाया। वीडियो में कहा गया कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने क्यों अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने, ऑक्सीजन का रिजर्व तैयार करने और रेलवे की ट्रांसपोर्ट क्षमता विकसित करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार ने अपनी छवि चमकाने से कुछ समय निकालकर कोरोना महामारी से दूसरी लहर से लड़ने की तैयारी की होती तो ऑक्सीजन की कमी से परिजन आपको नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।